नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। करीब 2.25 साल के बाद हुए इस विस्तार में 2 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें एक मंत्री जननायक जनता पार्टी के कोटे से और दूसरा मंत्री बीजेपी के कोटे से बने। जननायक जनता पार्टी के कोटे से टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली, जबकि बीजेपी के कोटे से वैश्य समुदाय के डॉक्टर कमल गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ली है, जो हिसार से विधायक हैं। इस विस्तार में जातीय और क्षेत्रीय, इसके साथ ही राजनीतिक समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हर खबर हरियाणा की खबर पर एक बार फिर मुहर लग गई। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता और जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार में लिया या लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि वद विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधानम प्रति अटल विश्वासम श्रद्धां निष्ठा च स्थास्यामि। अहम भारत प्रभुतां अखंडतां रक्षितामि। अहम हरियाणा राज्यस्य मंत्री रूपेण व स्वकर्तव्याना शुद्धान्तकरणेन श्रद्धापूर्वक निर्वहनम करिष्यामि तथा भयं पक्षपातं द्वेषम अनुरागम बिना सर्वान् जनानु प्रति संविधान विध्यो अनुसारेण न्यायं करिष्यामि। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि यत् हरियाणा राज्यस्य मंत्री रूपेण व मम विचारार्थ यह विषय आनीतो भविष्यति अथवा मम ज्ञातो भविष्यति तय विषयम् उपयुक्तं मंत्रिणं संबंधाधिकारिणं व विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण व अन्यान व्यक्ति विशेषानु न सुशिष्यामि तथा स्वकर्तव्याना सम्यक निर्वहन करिष्यामि। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली और हिसार से बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता दोनों के मंत्री बनने के बाद एक बार फिर से हरियाणा मंत्रिमंडल में हिसार और सिरसा लोकसभा क्षेत्र का दबदबा बढ़ गया। इस मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। कमल गुप्ता वैश्य समाज से हैं। सरकार में वैश्य समाज से कोई विधायक मंत्री नहीं था, इसलिए कमल गुप्ता को मंत्री बनाया गया है। सरकार में इन दोनों विधायकों के मंत्री बनने के बाद सीएम और डिप्टी सीएम सहित कुल 14 में से 2 पंजाबी, 5 जाट मंत्री, 2 दलित, 1 वैश्य, 1 ब्राह्मण, 1 यादव, 1 गुर्जर और 1 सिख समाज से मंत्री शामिल है। वहीं जेजेपी की बात करें तो 3 में से 2 जाट और 1 दलित मंत्री हो गया है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता वैश्य
और डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा प्रजापति समाज से हैं। टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली को मंत्री बनाने के पीछे की वजह यह भी बताई जा रही है कि देवेंद्र बबली ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को हराकर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस छोड़कर जेजेपी में शामिल होने की देवेंद्र बबली की शर्तें भी रही हैं। साथ ही कई मौकों पर वो बगावती तेवर भी दिखा चुके हैं। यहाँ तक कि जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह को उनके लिए टिकट की दावेदारी छोड़नी पड़ी थी। यानी जेजेपी में बगावत का खतरा लगातार बना हुआ था। ऐसे में उनको खुश रखने के लिए मंत्री बनाना जरूरी था। यानी आप कह सकते हैं कि देवेंद्र बबली की प्रेशर पॉलिटिक्स काम आ गई। हर खबर हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से विकेश के साथ रवि चंदेल की रिपोर्ट। और शपथ लेने के बाद कमल गुप्ता और देवेंद्र सिंह बबली दोनों से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। आप भी देखिए। 4 चांद लगे हुए हैं और 4 चांद लग जाएंगे। का भी हाँ, आपकी कौन कौन सी प्राथमिकताएं रहेंगी कि ये विभाग विषय मिलेगा तो बताएंगे ना जी। बिना विषय मिले कैसे प्राथमिकता बताएं? नहीं, जिसमें आप जब हमें मजबून ही नहीं मिला, मजबून मिलेगा तो बताएंगे ना। आपकी भी अपनी कुछ व्यक्तिगत प्राथमिकताएं होंगी जिन पे प्राथमिकता तो पहले से ही चल रही है। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। वहाँ की सभी सड़कें, आप आइए हिसार में, हिसार में आपको दिखाएंगे कि आप कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ गली पक्की नहीं है। वाटर ट्रीटमेंट हमारा पूरा मिल रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट, हमने विधानसभा में भी प्रश्न लगाया था कि और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की आवश्यकता नहीं है, फुलफिल्ड है, सफिशिएंट है। तो ये थे हमारे साथ नए मंत्री बने हिसार से बीजेपी के विधायक और नए मंत्री बने कमल गुप्ता, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जब विभाग आवंटित किए जाएंगे उसके उसी रूपरेखा की तर्ज पर जो है वो काम किए जाएंगे ताकि धरातल पर जो है उन कामों को सुचारू तरीके से, प्रभावशाली तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सके। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन। तो ये आपको हम बता रहे हैं कि देवेंद्र बबली कौन है और किस तरीके से उन्होंने यहां जो सुभाष बराला हैं, बीजेपी के उस चुनावी मैदान में थे, उनको परास्त किया। क्या उसका इनाम उनको मिला है, या जिस तरीके से वो प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार करते रहे उसकी वजह से उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है? सवाल बहुत सारे हैं। अब यह हम आपको बता रहे हैं कमल गुप्ता कौन है। पेशे से डॉक्टर हैं कमल गुप्ता, और डॉक्टर कमल गुप्ता वो पूरा नाम लिखते भी हैं। संघ और बीजेपी नेतृत्व की पहली पसंद वो रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी के मुखर वक्ता के तौर पर भी उनको जाना जाता है। और चलिए इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, महिमा सिंह जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ ही विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि जेजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए विवेक चौधरी जी, और सीधा सवाल मेरा आपसे यह है सर, देवेंद्र बबली को जो नाम मिला है, सुभाष बराला को जो उन्होंने पटकनी दी थी, 50,000 से ज्यादा मार्जिन से वो उन्होंने जीत हासिल की थी, उसका इनाम उनको मिला है, या फिर जो प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार उनकी ओर से देखने को मिल रही थी, जो लगातार ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं बगावत के सुर वो अपनाए हुए हैं, उसकी वजह से उनको कैबिनेट में जगह मिली है, मंत्री बनाया गया है? क्या वजह मानी जाए? नहीं अमित जी, जैसा आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेशर पॉलिटिक्स। जब सभी विधायकों की और मुख्यमंत्री जी की आपस में बैठक हुई और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि किस विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाए,
तो उसी बैठक में इसका निर्णय हुआ है। और ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेशर पॉलिटिक्स या कुछ जो आप कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात जो आपने कही कि लीड मार्जिन भी उनका अच्छा खासा था, तो उसी को देखते हुए वो भी एक पॉइंट रहा है। पर और उनका जो समाज सेवी छवि उनकी शुरू दिन से रही है जी, उसको देखते हुए भी उनको इस मंत्री पद इनको मिला जी। ठीक है सत्यव्रत जी, अब सवाल मेरा आपसे है सर। लिस्ट में नाम तो ये भी चल रहा था, लगातार चर्चा थी मीडिया में कि ज्ञानचंद गुप्ता जो उसी समाज से आते हैं जिससे कमल गुप्ता आते हैं, उनका भी नाम चल रहा था, लेकिन कमल गुप्ता ही क्यों? देखिए, कमल गुप्ता ही क्यों? यदि कमल गुप्ता की जगह ज्ञानचंद गुप्ता जी आते तो भी आप यही कहते ज्ञानचंद गुप्ता ही क्यों? ये विषय नहीं है। विषय मैं इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट पार्टी की लाइन है कि जब पार्टी केवल पार्टी रहती है, सरकार नहीं रहती, तो सब कार्यकर्ताओं को संगठन में काम देते हैं। और जब सरकार साथ होती है तो कुछ कार्यकर्ताओं को सरकार में, कुछ को पार्टी में समय समय पर काम दिया जाता है, उनका समय, सामर्थ्य, योग्यता के आधार पर। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच है। न तो कोई बहुत बड़ा आदमी अपने आप को मानता है कि मैं बड़ा हूं इसलिए मुझे मंत्री पद बनाया, या मेरी कोई महत्ता नहीं है इसलिए मुझे छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। समय, सामर्थ्य, योग्यता के आधार पर समायोजन की दृष्टि से संगठन और सत्ता में संतुलन बना रहे। महत्वाकांक्षा तो सबकी होती है सर, महत्वाकांक्षा तो सबकी होती है। कौन विधायक नहीं होगा जो नहीं चाहेगा मंत्री बने हो? बताइए आप। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे तो महत्वाकांक्षी व्यक्ति वो भाजपा में इसलिए नहीं आए कि मुझे राजनीति करनी है। उनको एक अवसर दिया कि कुछ समय आपको इस संगठन में काम करना। ऐसी संख्या बहुत ज्यादा है। कुछ ऐसे लोग भी बहुत हैं जो महत्वाकांक्षी हैं और समय समय पर महत्वाकांक्षा उनकी दिखाई भी देती है, पर्दे पर भी और मीडिया में भी। लेकिन बहुत बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी में महत्वाकांक्षा रहित कार्यकर्ता बने रहने की आदत और संस्कार बचपन से दिया जाता है उनको। इसलिए वहां इतना कोई महत्व नहीं होता कि किसको मंत्री पद दिया गया, किसको हटाया गया, ऐसा नहीं होता। समय, सामर्थ्य, योग्यता के आधार पर एक समायोजन की दृष्टि से कुछ को भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, कुछ को सरकार के अंदर प्रतिनिधित्व मिलता है। ठीक है महिमा सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए मुझे अच्छे से याद है जब अभी विधानसभा का सेशन चल रहा था तो किस तरीके से जो कांग्रेस के विधायक हैं वो स्पीकर के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे, उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि भाई देखिए हमें पता है कि आप मंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कमल गुप्ता बाजी मार ले गए और इस रेस में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पीछे पिछड़ गए। कैसे देख रही है कांग्रेस पार्टी इस मंत्रिमंडल विस्तार को? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा देने वाली जो भाजपा है उसने बार बार केंद्र में भी और प्रदेश में भी अमित जी जनता को, आवाम को ये दिखाया है कि जैसा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि समायोजन और संगठन में संतुलन बनाना बड़ा आवश्यक है, कि उनके लिए जो प्राथमिकता है वो जो संगठन के अंदर जो संतुलन बनाना है वो बहुत बड़ी प्राथमिकता है। 12 कैबिनेट मंत्री कल तक थे, आज से 14 हो जाएंगे। लेकिन इससे हरियाणा का आज युवा ये पूछना चाहता है कि इस प्रेशर पॉलिटिक्स से उस युवा को क्या लाभ होने वाला है जो अनिल नागर अभी सस्पेंड हुए थे, डिसमिस हुए थे। HSSC HPSC की जो धांधलेबाजी हुई थी उससे जो लाखों रुपए खर्च करके जो युवा एग्जाम देने गया था डेंटल परीक्षा का, या उससे पहले कांस्टेबल की परीक्षा का, या अभी नेट का पेपर भी लीक हुआ, या सड़क हादसों में शिकार हुए लोगों की जो पत्नियां विधवाएं हुई हैं, या महिलाओं के बच्चे यतीम हुए हैं, या जो अपराध चरम पर है आज प्रदेश के अंदर, या जो कोरोना की चौथी लहर आ जाने वाली है और आज ही सिरसा की खबर हम कर रहे थे कि अस्पतालों के अंदर दवाइयां भी नहीं है, पैरासिटामोल जैसी दवाइयां भी उपलब्ध नहीं है। तो ये जो कल से 14 मंत्री हो जाने वाले हैं, कल तक 12 थे, कल से 14 हो जाएंगे, इससे उनको क्या फर्क पड़ने वाला है उन युवाओं को जो पिछले 2-2.5 साल में, पिछले 7 साल में नहीं पड़ा। और ये जो गठबंधन की सरकार 2 साल से चल रही है, जो आपस की ही सियासत का संतुलन बनाने में लगी हुई है। यानी महिमा सिंह जी आप ये कह रही हैं, महिमा जी आप ये कह रही हैं कि कैबिनेट विस्तार की जरूरत ही नहीं थी, आप तो ये कह रही हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले की जो सरकारें नहीं है सर, मैम कैबिनेट विस्तार तो वो भी करती थी ना। अगर सरकार अपने कैबिनेट का विस्तार कर रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? सब करते हैं, जब आपकी सरकार थी आप भी करते थे।
अमित जी बिल्कुल सटीक बात है। पहले की सरकारें जब करती होंगी तो पहले का विपक्ष सवाल करता होगा उस समय की समस्याओं और चुनौतियों को उठा करके। आज जो सत्ता कर रही है और जो विपक्ष में बैठा है वो आज की समस्याओं, हमने कहा पैरासिटामोल भी उपलब्ध नहीं है, हमने कहा कि जो स्कूलों के अंदर प्राइवेट स्कूलों और सरकार की जो सियासत चल रही है, जो प्राइवेट स्कूलों का बकाया राशि नहीं मिली है, आप ही के चैनल पे 2 दिन 3 दिन पहले डिबेट पर थी मैं, तो इस सबका समाधान क्या प्रपोज कर रही है सरकार? आज जनता ये जानने की इच्छुक ज्यादा है और हम विपक्ष की आवाज हैं, हम जनता की आवाज हैं, तो हम जनता के सवाल सरकार से उठाएंगे। मंत्री 12 हो, 14 हो या कल को 20 हो जाएं, मंत्री जितने भी विस्तार वो करेंगे वो गवर्नेंस का विस्तार कैसे करने वाले हैं, वो प्रशासन को और सुचारू रूप से कैसे चलाने वाले हैं, वो शराब घोटाले की जांच और बढ़िया तरीके से कैसे करवाने वाले हैं, हम ये जानने के इच्छुक हैं। ठीक है, लेकिन विवेक चौधरी जी देखिए, कहा तो यहां तक जाता है कि देवेंद्र बबली जब कांग्रेस से जेजेपी में शामिल हुए थे तभी उन्होंने शर्त रखती थी, अपनी शर्तों के साथ वो आपकी पार्टी में आए थे, और जब सरकार बनी क्योंकि बीजेपी अल्पमत में थी इसलिए आपने उनको समर्थन किया और उसके बाद दोनों ने मिलकर सरकार बनाई प्रदेश में। चर्चा उस वक्त भी जोर शोर से चल रही थी कि देवेंद्र सिंह बबली को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बन पाए। लेकिन उसके बाद जो बयानबाजी उनकी ओर से की गई, जिस तरीके से खुले तौर पर उन्होंने बगावत की, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपका नेतृत्व है, जो आपकी लीडरशिप है, उसको भी लगा कि भाई आगे चल के बात ज्यादा खराब हो, इससे बेहतर यह है कि मामले को यहीं पर सुलझा लिया जाए। सहमत हैं आप इससे? नहीं अमित जी ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह रहे हैं कि पहले शर्त रख के पार्टी में आए या जब सरकार बनी तब शर्त रखी गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अभी आपने ही अपने आप बताया कि कांग्रेस वालों ने तो स्पीकर साहब को भी बधाई दे दी थी। आज कहीं ना कहीं ये जो हवाई बातें हैं ये करने की आदत लोगों की है, पर ऐसा कुछ नहीं है। और जो बात कांग्रेस की प्रवक्ता साथी मैडम कह रहे थे कि 12 बना लो, 14 बना लो, 20 बना लो, ये इनका कल्चर रहा है। इनको ये बात अच्छी भी लगती है क्योंकि इनका कल्चर रहा है शुरू दिन से। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 9 सीपीएस बनाने का काम करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कुलदीप बिश्नोई के विधायकों को उठा के सरकार बनाने का काम करती है, और 5 साल बाद जब उनको अयोग्य करार दे दिया जाता है उतने टाइम में इनकी टर्म पूरी हो जाती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो समय समय पे लोगों को मरवाने का काम करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए कौड़ियों के दामों पर किसानों की जमीनें अपने आकाओं को देते हैं, अपने जीजा जी को खुश करने का काम करते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसमें एक मैं कहूंगा दलित प्रधान को, दलित प्रदेश अध्यक्ष को पीटा जाता है और एफआईआर भी नहीं होने दी जाती। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कुछ कहता है और इनका नेता विपक्ष कुछ कहता है। ये पहले मैडम आप अपनी पार्टी की सुलह कराइए, अपने नेताओं की सुलह कराइए, बाद में आप किसी और के ऊपर टोका टिप्पणी कीजिए। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जेजेपी बीजेपी की सरकार बहुत अच्छे से चल रही है और आने वाले टाइम में भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। अगर विपक्ष ने विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाई होती तो आपको आज ये दिन ना देखने पड़ते। आज कहाँ दूसरे की जीत पे ये खुशी मनाते हैं, मैं ज्यादा वो ना करूं, इनके तमाम नेता दूसरों की जीत पे खुशी मनाते हैं। अरे जनाब अपना हशर तो देखिए क्या है। अगर इतनी ही अच्छी ये कांग्रेस पार्टी होती तो 2 प्लान से क्यों बाहर है सत्ता से। आज कहीं ना कहीं लोग इनको पहचान चुके हैं, लोग इनको जान चुके हैं कि किस तरह का इनका नेचर है और चाल चरित्र चेहरा इनका अलग है, वो सब कुछ लोग समझ चुके हैं और उसी के कारण इनको बाहर बिठाने का काम किया। और मेरे को तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है आज विपक्ष में बैठे हैं, कल को ये विपक्ष के लायक भी नहीं रहेंगे। कारण उसका यही है कि विपक्ष में रह के भी विपक्ष की भूमिका ना निभा पाना। आपको बड़े ध्यान से सुन रही है, बहुत देर से हाथ उठा रही है, क्या होगा? जी महिमा जी, जो विपक्ष में बैठने के भी लायक नहीं रहे अमित जी, उन्होंने तो अपने दादा परदादाओं को धोखा देकर दूसरी पार्टी बना ली और अपने चरित्र का प्रमाण पूरे प्रदेश को दे दिया। पूरे देश के एक समुदाय, पूरे प्रदेश के एक समुदाय को नाराज भी किया और उसका नतीजा सबने देखा है। ये देखा गया पिछले 1.5 साल के अंदर जब कृषि आंदोलन भी चल रहा था कि किस तरह इन लोगों को काले झंडे दिखाए गए और इनको बार बार प्रताड़ना मिली अपने ही लोगों की, जिनसे धोखा करके, अपने परिवार से धोखा करके आज विपक्ष ने जिस तरह से
मौका परस्त होकर के ये बैठे हैं, जिस पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे। मुझे तो पता नहीं कि कितने दिन की इस पार्टी की एग्जिस्टेंस भी रहने वाली है, इस पार्टी का जीवन भी कितने दिन का है, वो वक्त बताएगा। क्योंकि भाजपा के साथ पहले भी जिन लोगों ने हाथ मिलाकर के सत्ता बनवाई, उनका हश्र आज सब जानते हैं। तो आने वाला वक्त बताएगा। कांग्रेस तो 150 साल से है और अगले 150 साल भी रहेगी, इसका प्रमाण भी वक्त ही देगा। हम अपनी हार से सीख लेना जानते हैं, हम अपनी जीत का सेहरा सर बांध के घमंड से जनता को रौंदना नहीं। लेकिन उनकी एक बात का जवाब नहीं दिया आपने महिमा जी, उनकी एक बात का जवाब आपने नहीं दिया है। वो एक और सवाल कर रहे थे। उनका ये कहना है कि जब आप सत्ता में थे, जब आपकी सरकार थी, तो अगर आप किसी को कैबिनेट में जगह नहीं दिला पा रहे थे तो आप किस तरीके से उनको सेट करते थे, उनको प्लीज करने की कोशिश आप करते थे, वो भी तो याद रखना पड़ेगा। ये कह रहे हैं विवेक जी। अमित जी, आज बहरहाल जो चर्चा हम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आज की चर्चा आज के विषय में है। कल जो हुआ था उसकी सजा तो हम भुगत रहे हैं और सीख रहे हैं अपनी पुरानी गलतियों से। हमने तो पहले कह दिया, हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। जो गलतियां हमसे हुई होंगी, जो गलतियों की का निर्धारण ये लोग कर रहे हैं, वो गलतियां नहीं, वो हमें जनता बता रही है और हम जान रहे हैं हमारी गलतियां क्या हैं। लेकिन आज देखने की बात, सवाल ये महिमा जी कि अगर जब आप सत्ता में थे, जी महिमा जी, जब आप सत्ता में थे तो जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, महिमा जी सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आप सत्ता में थे तो आप भी जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से जो कैबिनेट विस्तार है वो भी आप करते थे, फेरबदल भी आप करते थे। तो अगर ये गठबंधन सरकार ऐसा कर रही है तो इस पर आपको आपत्ति क्यों? सवाल ये है। देखिए, उत्तरदायित्व आज विपक्ष का नहीं है अमित जी, ये बात हमें याद रखनी होगी। आपकी रिपोर्ट में ही प्रेशर पॉलिटिक्स शब्द का इस्तेमाल हुआ और उस प्रेशर पॉलिटिक्स का ही जवाब आज जनता सरकार से मांग रही है और विपक्ष सवाल उठाने की जगह पे है। तभी तो विपक्ष में बैठे हैं। मैं तो बारंबार यही बात कह रही हूँ कि हम विपक्ष में बैठे हैं। जैसा कि अभी जज्बा के प्रवक्ता ने बताया, 2 टर्म से हम बाहर हैं और हम आत्मचिंतन, आत्ममंथन और जो भी हमारी गलतियां हैं उनका प्रायश्चित कर रहे हैं ना। लोकतंत्र का अर्थ ही क्या है? लोकतंत्र का अर्थ ही सिक्के के 2 पहलू, हार और जीत हैं। जब ये विपक्ष में बैठे थे या जिन्होंने अभी कहा कि पता नहीं बचेंगे भी कि नहीं, वो जहां से पैदा हुए हैं, जहां से उपजे हैं, वो उन्होंने अपना मंथन किया होगा और अपने जो भी हिसाब हैं वो लगाए होंगे और आज यहाँ बैठे हैं अपने समीकरण लगा करके। तो ये तो वक्त बताएगा कि हम कहाँ होंगे। हाँ, जो गलतियां हमने अपने अतीत में की होंगी उनका प्रायश्चित, जिन गलतियों का आज हम कर रहे हैं, वो गलतियां यदि हम दोहराएंगे तब हम उत्तरदायी जरूर होंगे। पर आज उत्तरदायी ये प्रेशर पॉलिटिक्स, जैसा कि आपकी रिपोर्ट ने बताया है कि प्रेशर पॉलिटिक्स करने वाली या 40 महीने पहले जो सीपीएस पद से बर्खास्त किए गए थे, लाल बत्ती की गाड़ी की लालसा में उसी व्यक्ति को वापस मंत्री पद देने वाली ये सरकार है आज उत्तरदायी। आज विपक्ष उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगा महिमा जी आपके पास, विवेक चौधरी जी मैं आपके पास भी आऊंगा, सत्यव्रत जी मैं आपके पास भी आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है और उसके बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम आपको दिखाएंगे देवेंद्र सिंह बबली से भी खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने, क्या कुछ कहा है उन्होंने मंत्री बनने के बाद, यह आपको हम दिखाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हरियाणा कैबिनेट विस्तार को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसके साथ ही महिमा सिंह जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और इसके साथ ही विवेक चौधरी जी जेजेपी की ओर से हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आप सभी के पास लौटूंगा, लेकिन देवेंद्र सिंह बबली ने क्या कुछ कहा है मंत्री बनने के बाद, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। आप देखिए जरा। सरकार का मंत्रिमंडल के विस्तार हुआ है और मंत्रिमंडल का विस्तार आज यानी 28 दिसंबर 2021 को हुआ है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जननायक जनता पार्टी से मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्री बने देवेंद्र बबली। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और किस तरीके से देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया? धन्यवाद। जिम्मेवारी मिली है, ईमानदार से काम करेंगे प्रदेश की जनता के लिए और हमारे टोनहल्का वासियों के लिए। जो उम्मीद से मेरे लोगों ने मुझे यहाँ भेजा है उस उम्मीद पर मैं खड़ा रहूंगा और मैं अपनी तरफ से, अपने सभी टोहाना वासियों की तरफ से माननीय हमारे जो जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय चौटाला जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और दुष्यंत चौटाला जी और सभी हमारे संगठन के जितने भी सहयोगी जो जिनकी एक ये इच्छा थी, उन सब का भी मैं धन्यवाद करूंगा। सर, किस तरीके से देखते हैं अभी विभागों का आवंटन होना है, किस तरीके से देखते हैं, आपकी किस खासतौर पर क्या प्राथमिकताएं हैं, किन विभागों की तरफ आपकी रुचि ज्यादा है? देखिए, हमारे हरियाणा सरकार की शुरू से ही माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें या हमारे मुख्यमंत्री जी की बात करें या दुष्यंत जी की बात करें,
प्राथमिकता यही है कि जनता को बढ़िया शासन और सुशासन प्रशासन दें, उसका प्रयास रहेगा और वो जनता तक हर उनकी जो मांगे हैं या जो सरकार को एक अच्छा शासन के रूप में जनता तक पहुंचाना चाहिए, वो सारा का सारा काम सरकार के द्वारा किया जाएगा और जो जिम्मेवारियां सरकार की तरफ से हमें मिलेंगी उसको हम अपनी ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। सुशासन दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि आगामी वर्ष को अंत्योदय उत्थान वर्ष के तहत जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। तो किन किन योजनाओं को, जो ये योजनाएं हैं या फिर हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करें या फिर जो गठबंधन की सरकार द्वारा जो योजनाएं धरातल पर लागू की जा रही है, उनको किस तरीके से इंप्लीमेंट करने की आपकी तरफ से कोशिश रहेगी? देखिए, जो भी जिम्मेवारियां मैंने पहले बताया कि पूरी सरकार की जिम्मेवारी बनती है और आज मैं भी सरकार में हिस्सा हूं, तो जो जिम्मेवारी मेरी लगेगी मैं उसको भी ईमानदार से पूरा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्री देवेंद्र बबली, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जो भी जिम्मेवारी उन्हें सरकार की तरफ से दी जाएगी वो उसे प्रभावशाली तरीके से जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट करने की बदस्तूर कोशिश करेंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की। और चलिए चर्चा को एक बार फिर से हम आगे बढ़ाएंगे। सत्यव्रत जी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा सर। देखिए, क्योंकि सरकार की अगर हम बात करें, देखिए क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र कर रही है महिमा सिंह जी, और उनका ये कहना है कि भाई आप कहते थे कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस आपकी ओर से दावा किया जाता था, लेकिन अब तो देखिए कैपेसिटी पूरी हो गई है, उसके ऊपर आप जा भी नहीं सकते हैं। आप कुल मिलाकर के 14 डिप्टी सीएम सीएम को मिलाकर के 14 आप कह सकते हैं कि जिसमें 12 मंत्री हैं और एक सीएम और एक डिप्टी सीएम, तो 14 जो एक सीमा है उसके पार आप जा नहीं सकते हैं। तो मेरा सवाल आपसे यह है सर, क्योंकि आप गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, गठबंधन में सरकार चलाने का मतलब यह है कि अब दोनों पार्टियों के बीच में जो सामंजस्य है वो बिठाने की जरूरत होगी। अब क्योंकि 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ऐसे में जेजेपी की ओर से एक बड़ा वादा किया गया था, जिसको आप अच्छे से जानते होंगे कि भाई हम बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए करेंगे, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है सर। क्या आपकी पार्टी इसके लिए तैयार होगी? 5100 रुपए सर बहुत होते हैं, लेकिन ये चुनावी वादा है जेजेपी का, कैसे पूरा करेंगे? कांग्रेस प्रवक्ता महिमा सिंह जी की आज की जो स्थिति है उसके लिए वैसे तो वेद चौधरी जी ने बहुत कुछ कह दिया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो चीजें हैं कि जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि थोथा गाल बजाना, जब कुछ कहने को नहीं होता है तो वो थोथे थोड़ी देर में उसको गलती मान लेना, थोड़ी देर में आकड़ के बात करना, तो थोड़ी गलती मेरे सवाल में जाती है तो उसको मान लेना। देखिए महिमा सिंह जी की एक ऐसी स्थिति है। चलो सुनिए नहीं मैंने सुन लिया। आप भी बहुत समय लगा रहे हैं, मुझे भी बहुत देर समय दिया। नहीं समय मिलेगा आपको, मैं आपके विषय पर आऊंगा, लेकिन सत्यव्रत जी देखिए, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि महिमा सिंह जी ने जो कहा है उसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें आपकी रुचि है, लेकिन मैंने कुछ एक सवाल किया है उसका आप जवाब देने से बच रहे हैं। मैं आऊंगा ना, इतनी जल्दी का है। अच्छा चलिए आऊंगा ना, ठीक है बोलिए सर, बोलिए। मैं महिमा सिंह जी से एक ही बात करता हूँ, जो बाकी तो मेरे साथी प्रवक्ता ने बहुत कुछ कह दिया, उसमें मेरी पूरी सहमति है, वो वाक्य से और अक्षर से मैं उससे सहमत हूँ। मैं एक चीज और जोड़ के जा रहा हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की पिछली हुड्डा सरकार के समय में जितनी भर्तियां की थी उनके ऊपर वो गणना शुरू करें, कितनी भर्तियां रद्द की हैं और किस प्रकार से नौजवानों के हकों पर डाका पड़ा था, उस पर एक वाक्य जरा बोलकर जाएं इस बारे में। अब मैं आता हूं आपकी बात के ऊपर कि मैक्सिमम हमारे यहाँ एक बात आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ सत्यव्रत जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। हाँ नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन जो आप सवाल उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार, मैं ये कह रहा हूं कि जो आप सवाल उठा रहे हैं सर, यही सवाल मैंने भूपेश सिंह हुड्डा से किया था सर, कि जो भी, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए सर, जो आप सवाल उठा रहे हैं यही सवाल मैंने भूपेश सिंह हुड्डा से किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने चंडीगढ़ में, जब सेशन खत्म हुआ था उसके बाद वो भड़क उठे थे इस सवाल को लेकर। उन्होंने कहा बताइए कौन सी 11 भर्तियां हमारी, कौन सी भर्तियां हमने रद्द कर दी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं सर कि आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, आप बार बार बता रहे हैं कि 11 भर्तियां थी कांग्रेस के समय में जिनको हाईकोर्ट को रद्द किया गया था, उनका नाम भी तो बताइए सर कम से कम, ताकि ये साफ हो सके। मैं अभी नाम नहीं जी, ये अभी पेपर कैंसिल होने की काउंटिंग करते हैं। मैं इनको भर्ती माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वैसे नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो देश की पूरी एक एक बात का जिसके ऊपर वजन होता है, उससे बड़ी हमारे पास कोई कानून की रक्षा की व्यवस्था नहीं है। उसने जो भर्तियां रद्द की उनकी गणना शुरू कर, अभी तो बहुत समय
हम और आप चलते रहेंगे, रोज रोज डिबेट करते ही है, वो मैं महिमा सिंह जी के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के और जेजेपी के लोग, कानून में व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग, और अनावश्यक कानून को धत्ता बताकर अनावश्यक सरकार के राजस्व के ऊपर डाका डालने का प्रयास कभी नहीं करते। और इसीलिए आपने देखा होगा कि क्योंकि ये तो कानून सम्मत बात है कि आप मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, उससे ज्यादा यदि किसी को इधर उधर की हेरा फेरी करके जिस प्रकार से वो पुनर्वृत्ति होगी, किस प्रकार से कांग्रेस के समय में हुड्डा सरकार ने किस प्रकार के सीपीएस की नियुक्ति करके और एक जो मैं कहूंगा मेंढक पलड़े से बाहर जाने के प्रयास में थे, उनको बांधने की कोशिश की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के लोगों के बीच ऐसा कहीं असंतुलन नहीं दिखा दिया। ये मीडिया की एक चरचरी बात परोसने के लिए हो सकता है कि बबली जी का दबाव था या दादा गौतम का दबाव था या फलाना दबाव था, ऐसा कहीं दबाव की बात कोई होती नहीं है। जब और 2 साल के बीतने के बाद तो आपको बहुत महसूस होता होगा कि जेजेपी और बीजेपी के बीच जिस प्रकार का सामंजस्य है, एडजस्टमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, ये बेहतरीन व्यवस्था के एक परिणाम है। और हम जेजेपी को ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने इसका अपना कुलदीप बिश्नोई को तोड़कर और उनको एक और कर दिया था, ये प्रयास कोई भी कर सकता था, कभी भी कर सकता था, लेकिन हम ईमानदारी से राजनीति करना चाहते हैं और ईमानदारी के आधार पर ही ये एक समझौता जो चल रहा है वो इसका एक देश के अंदर प्रमाण मिलेगा कि अपने एक छोटे हिस्से को हम कितना सम्मान और कितना व्यवहारिक आधार के ऊपर लेकर चलते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए नहीं, बड़ा मन करके माने मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से दुष्यंत जी को बड़ा एक हिस्सा देकर उनको सम्मान देकर आगे बढ़ाकर काम करवाते हैं, ये बात सही है, ये बात आपकी सही है। एक भी व्यक्ति कहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात का जवाब भी दें सर, उससे आप बच रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं अभी भी। मेरा ये सवाल है सर आपसे, देखिए जब सरकार में आपकी भागीदारी बढ़ती है, जेजेपी की सरकार में भागीदारी बढ़ी है, तो जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ जाती हैं। आप सहमत हैं इस बात से मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जेजेपी की ओर से अपने मैनिफेस्टो में एक बड़ा वादा किया गया था अपने वोटर से, और वो वादा ये था कि 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन की जाएगी अगर हम सत्ता में आते हैं। तो अपने बूते नहीं आए, गठबंधन में है लेकिन सत्ता में तो है, सरकार में भागीदारी बढ़ी है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है कि 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन की जाए। तो क्या आपकी पार्टी उसके लिए तैयार है? देखिए, जो भी ये जेजेपी का नारा हो सकता है या उनका वादा हो सकता है, लेकिन है और भाजपा के साथ है। भाजपा पिछले साल भी जो वादा किया था पेंशन के लिए पूरा किया, और इस बार हमारे सहयोगी दल ने जो वादा किया उसको हम प्रति वर्ष उसको बढ़ा के जाके जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जब हम दोबारा चुनाव में आएंगे तो हमारे दोनों गठबंधन की पार्टियों के द्वारा जनता से, हरियाणा की जनता के खुशहाली के लिए और उसके मदद के लिए, आम जनता के लिए जो जो कार्यक्रम हमने तय किए हैं या वादे किए थे उनको 100% पूरा करके हम चुनाव मैदान में जाएंगे। और महिमा सिंह जी को ये अवसर नहीं मिलेगा कि वो, और ये हम बार बार देना भी चाहेंगे इनको कि विपक्ष की भूमिका ये अच्छा मानते हैं कि हम सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए बहुत अच्छा अवसर है, हम बार बार सीखने का अवसर इनको देते रहेंगे। ये मेरा आपके माध्यम से महिमा सिंह जी को और कांग्रेस को एक संदेश है कि आपको सीखने की बहुत जरूरत है, और जितनी जरूरत महसूस करोगे उतनी बार हम आपको सीखने का अवसर देते रहेंगे। निश्चित रूप से हरियाणा की जनता आपको सिखा रही है। जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं। आपकी बात पर हंस रही हैं महिमा जी, इतनी हंसी क्यों आ रही है आपको? 2 बातें जी। अमित जी, कोई हंसी नहीं आ रही है। देखिए, मुस्कुराहट स्वाभाविक सी बात है, यदि बातें इतनी रोचक हों जैसी हस्तक्षेप नहीं। देखिए, बार बार भाजपा के प्रवक्ता अनुशासनहीनता को प्रमाण देते आए हैं। 2 बातें मुझे कहनी है अमित जी, 2 बातें ये हैं। पहली बात, हॉर्स ट्रेडिंग में इतने महारथी देश में और कोई पार्टी नहीं है, ये बात आज जग जाहिर है। दूसरी बात, सीखना है आपको अभी। दूसरी बात, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, हस्तक्षेप नहीं करने देंगे, हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। आपकी अच्छी बुरी सब बातें हमसे देवीलाल को आपको हस्तक्षेप हम नहीं करने देंगे। अमित जी संचालन की भूमिका निभाइए, मुख्यमंत्री बनाया था, हस्तक्षेप नहीं करने दीजिए। संचालक ठीक है, सत्यव्रत जी उनको बोलने दीजिए, सत्यव्रत जी उनको बोलने दीजिए। देखिए, वो आपके बीच में नहीं बोल रही थी, ये बात सही है बिल्कुल। नहीं हो,
हस्तक्षेप नहीं हाँ, हो। बोलिए बोलिए अमरजी बोलिए, चुप हो गए वो, बोलिए पे बोलिए। महिमा जी बोलिए आप। दूसरी बात, बिल्कुल दो टूक एक सवाल है और उस सवाल का जवाब जरूर ले लीजिएगा अभी के अभी, कि 41 महीने पहले बल्कि मुख्य संसदीय सचिव के पद से क्यों हटाया गया था कमल गुप्ता जी को हाई कोर्ट के द्वारा। अभी न्यायालयों की बहुत सी बातें की हैं यहाँ पर। आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले कमल गुप्ता जी को 41 महीने पहले सीपीएस के पद से बर्खास्त करने का ऑर्डर हाई कोर्ट ने क्यों दिया था, बस इसका जवाब दे दीजिए। सतव्रत जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ महिमा सिंह जी, इसका जवाब तो बहुत समय पहले हुड्डा साहब को देना चाहिए था। हमने तो माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश को पालना की, लेकिन आप लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट को अपने पूरे 5 साल निकाले। आप उसका क्या जवाब देना चाह रहे हैं? जो आप कर चुके उसका मेरे से क्या जवाब चाह रहे हो? आपके समय आपने क्या जवाब दिया था, आप मुझे बता दीजिए एक बार। हमने तो माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट के संकेत से, ऑर्डर से नहीं, ये ऑर्डर शब्द नहीं है, आप ऑर्डर नहीं, हरियाणा हाई कोर्ट का संकेत था। जिस संकेत को आप ऑर्डर करें वो संकेत था, और उस संकेत को मानते हुए न केवल अपनी बल्कि उसके बाद आज तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं होगा जिसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए हों। हाई कोर्ट ने हमारी सरकार को सिर्फ कुछ चाहा होगा, कुछ बदलाव किया। ठीक है महिमा जी और सतव्रत जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। तो स्वीकार किया जी, लेकिन आपने तो 10 सेकेंड लूंगी अमित जी। जी बोलिए बोलिए बोलिए। 10 सेकेंड लूंगी। बहुत आभारी हूँ भाजपा के प्रवक्ता की, उन्होंने ये तो माना वो हमारे पीछे पीछे चलते हमसे सीख रहे हैं सियासत करना जो नहीं, इस बात पे तो बार बार वो बोल रहे हैं ना। हम भी नहीं रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं वो आप कहाँ रहोगे, वो तो जनता ने जहाँ आपको बैठा रखा वहां बैठे रहोगे। अगली बार हो सकता है कि कहीं और एक पायदान के नीचे बैठने का अवसर दे जनता, क्योंकि अभी सीखने की प्रवृत्ति तो आपकी है नहीं, केवल मन करता है। सीखने की प्रवृत्ति होती तो शैलजा जी अपना संगठन बनाया होती। लेकिन सतव्रत जी कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस, ये तो आप भी स्वीकार करेंगे पार्टी जेजेपी सतव्रत जी, सुंदर वातावरण बाकी पार्टियों के साथ बनाने की अवसर होता है आपके सतव्रत जी। लेकिन ये तो आप भी स्वीकार करेंगे ना सतव्रत जी, ये तो आप भी स्वीकार करेंगे ना कि आप चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन ये तो सच है ना कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में उतनी भी कमजोर नहीं है जितना आप आकलन उसका कर रहे हैं। आपने नारा दिया था अब की बार 75 पार, देखिए क्या हालात बन गए। तो ये तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा ना कि अगर इतना कम आंकेंगे कांग्रेस पार्टी को। हमने तो नहीं कहा कि हमने तो नहीं कहा कि हम नहीं सीख रहे। हम तो ये कहते हैं जो 100-150 साल के सीखे सिखाए, 150 साल में कितनी डिग्रियां होंगी, कितनी पीढ़ियां बदली होंगी, कितने नाटक इन्होंने सीखे होंगे, कितने हॉर्स ट्रेडिंग की बात इन्होंने चलाई होगी, उसके बावजूद इनकी ये हालत है। हम तो जुम्मे अभी आए हैं और राष्ट्र सेवा करते करते आए हैं। ठीक है, हमारा विजन कोई, ठीक है, मैं लौटूंगा सर आपके पास। महिमा जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। विवेक चौधरी जी, राष्ट्र सेवा करने का माध्यम हमारा है, उसके तरीके से आए हैं हम तो। ठीक है, विवेक चौधरी जी, देखिए सतव्रत जी को आपने सुना होगा, सतव्रत जी ने खुद जिक्र कर दिया जिसका मैं हो सकता है कि आपसे कुछ देर बाद करता, और वो कह रहे थे दादा गौतम का वो जिक्र कर रहे थे। उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा है, उनकी जो जिज्ञासा है वो समय समय पर देवेंद्र सिंह बबली की तरह बाहर आती रही है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अब क्योंकि मंत्री पद मिल चुका है देवेंद्र बबली को, विधायक थे अब मंत्री बन चुके हैं, तो दादा गौतम अब का क्या रिएक्शन होता है, क्या वो कहते हैं, क्या जो भी होगा वो तो देखिए पब्लिक डोमेन में जब आएगा उसके बारे में चर्चा की जाएगी। लेकिन फिर भी डैमेज कंट्रोल के लिए तैयार हैं क्या आप? शर्मा जी, मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि सभी विधायकों को बिठा के सभी विधायकों से विचार करके उसके बाद देवेंद्र बबली जी का नाम पाएंगे, तो इसमें कोई किंतु परंतु रहते। और जहां तक की बात आप, तो क्या ये भी बातचीत हो गई है कि भाई जो लोग हैं, जो लोग नाराज हैं भी या नहीं है, या जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, उनको निगमों में बोर्डों में कहीं ना कहीं सेट किया जाएगा, चेयरमैन बनाया जाएगा, ऐसी कोई बातचीत हुई है क्या? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। नाराज कौन है? नाराज आज कोई भी नहीं है। आप बताइए ना कौन नाराज है? कोई भी नाराज नहीं है। नहीं, समय समय पर बयानबाजी तो होती रही है ना सर, समय समय पर तो बयानबाजी होती रही है। देवेंद्र सिंह बबली आज जो तारीफ कर रहे हैं, आज जो दुष्यंत चौटाला का आभार व्यक्त कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं, इससे पहले उनके बगावती तेवर आपने भी देखे, हमने भी देखे।
ये बात तो सच है। नहीं, बगावती तेवर आप नहीं कह सकते। हम आप ये भी देखिए ना कि हमारी पार्टी में हर किसी को बोलने का अधिकार है। जो अगर किसी को कोई चीज बुरी लगी, यहाँ ये नहीं है कि पीट के और गर्दन तोड़ दी जाएगी, फिर FIR भी नहीं होने दी जाएगी। यहाँ वो कल्चर नहीं है हमारी पार्टी में। अगर किसी को कोई चीज बुरी लगी तो उसने बोल के बता दिया। ये कल्चर कांग्रेस का है और कांग्रेस के साथियों को अच्छे से पता है। आज मैडम ने अभी कहा कि हम सीख रहे हैं, गलतियों से सीखने को मिलता है। मैडम आपको सीखना भी चाहिए, आप तो सीख जाएंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप पर्सनली जाके अपने नेताओं को भी कुछ सिखाने का काम करें कि कांग्रेस का जो हालात आज हरियाणा प्रदेश के अंदर उन्होंने करने का काम किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस के एक सीनियर नेता सुरजेवाला जी पंजाब में जाके तो कहते हैं पंजाब दा पानी पंजाब लई, और हरियाणा में आके कहते हैं SYL का पानी दिलवा के रहेंगे। कमाल की बात करते हैं, कैसी दोगली नीति अपनाने का काम करते हैं। आज कहीं ना कहीं इनके सुरजेवाला जी अलग चलते हैं, हुड्डा जी अलग चलते हैं, कुमारी शैलजा जी अलग चलते हैं, किरण चौधरी जी अलग चलती हैं, सब अपने अपने कांग्रेस लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर आपकी पार्टी में लोकतंत्र, आप ये कह रहे हैं, देखिए अभी आपने कहा ना विवेक जी, आपने कहा कि आपकी पार्टी में लोकतंत्र है, सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, सभी अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र है, आपने कहा ना। तो अगर ये अपनी पार्टी के लिए लागू है तो वो कांग्रेस के लिए भी लागू हो सकता है, उसमें क्या है सर? मैं अभी वही कांग्रेस के लिए भी लागू हुआ। आपने जो जवाब प्रवक्ता साथी को देना चाहिए था वो आपने दिया, पर कांग्रेस के लिए अगर लागू होता है तो ऐसा किसी पार्टी में नहीं होता कि प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग बुलाए और दूसरे नेता उस मीटिंग में ना जाए। हमारी पार्टी में ये भी है, अगर प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग बुलाता है तो सारे नेता उस मीटिंग के अंदर आते हैं। नहीं, ये तो बात सही है महिमा जी। देखिए ये बात तो आपको भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि मैं आपको कहता हूं कि अगर प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग बुलाता है और उसमें लीडर अपोजिशन मीटिंग में नहीं जाता, किरण चौधरी जी मीटिंग में नहीं जाती, सुरजेवाला जी मीटिंग में नहीं जाते, तो उसका क्या आप मायने रखेंगे? आज कहीं ना कहीं मैडम को मैं कहना चाहूंगा, आप अपने लीडरों को समझाइए, नहीं तो विपक्ष में, मैं अभी कह चुका हूँ, विपक्ष में रहने लायक भी नहीं रहेंगे। और मैडम ने बिल्कुल सही बात है आपकी विवेक जी। देखिए इस बात से तो मैं भी सहमत हूं, क्योंकि नहीं महिमा शर्मा जी जी बोलिए जल्दी से। शर्मा जी मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। बोलिए आप बोलिए। हॉर्स ट्रेडिंग शब्द का मैडम ने प्रयोग किया। हॉर्स ट्रेडिंग शब्द को हरियाणा की राजनीति में लाने वाला कौन था वो भी बताइए मैडम, शायद आपके ज्ञान में ना हो। जब चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के बनने वाले थे और भजन लाल जी को हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए मुख्यमंत्री बनाने का काम किया गया, तब हॉर्स ट्रेडिंग नाम का शब्द हरियाणा की राजनीति में आया। हॉर्स ट्रेडिंग कौन करता है, किस तरह से 2009 से 14 की सरकार चली, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, उसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। आप आज यहाँ बैठ के तो बातें कर रहे हैं और बारी बारी हंसने का काम कर रहे हैं। ये कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा, ना हम कोई जोक सुना रहे हैं, ना ही शास्त्री जी कोई जोक सुना रहे हैं, ना ही शर्मा जी कोई जोक सुना रहे हैं। जो असल मुद्दा है, जो असल कमियां हैं, जो असल खामियां हैं, उनको समझने का काम कीजिए। आप यहाँ पे बैठ के तो हमारी कमियां गिनाने का काम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बताइए, पंजाब में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, आप कितनी फसलों पे किसानों को MSP दिलाने का काम पंजाब में और राजस्थान में कर रहे हैं? आपके पास कोई जवाब नहीं। ठीक, आप देने का जवाब लेने का काम कीजिए। विवेक जी मौका आप देंगे तभी तो जवाब देंगी वो। देखिए महिमा जी दीजिए, 2 सवाल उन्होंने उठाए। अमित जी पहले, अच्छा चलिए ठीक है, आप खुद जवाब दीजिए। देखिए दो बातें हैं जी। जजपा के प्रवक्ता ने भविष्यवाणियां की, तो अभी भविष्यवाणियां वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो राजनीतिज्ञों का या राजनेताओं का या राज कार्यकर्ताओं का तो कार्य नहीं है। और दूसरी बात ये कि कांग्रेस के बारे में जितनी हमदर्दी जजपा के प्रवक्ता भाई ने जताई है, हाथ खोल के स्वागत है, इतनी हमदर्दी है और इतना कांग्रेस के बारे में जानते हैं, इतनी रुचि रखते हैं, तो जब कभी भी ऐसा अवसर आए जब जजपा की जो अस्तित्व है वो दांव पर लग जाएगा, जो सुनिश्चित ही है, क्योंकि भाजपा, जैसे मैंने पहले भी कहा, भाजपा से हाथ मिलाने वालों का जो हश्र हुआ है देश भर में, वो उसका साक्षी इतिहास है। तो तब कांग्रेस के रास्ते आपके राहुल तो गले मिल के थे मोदी जी के। दूसरी बात ये है, हम बीच में नहीं बोले थे किसी के अवसर में, हम बीच में किसी को बोलने देंगे नहीं। आपके राहुल गांधी तो मोदी जी के गले ही पड़ गए थे, देंगे नहीं, हम सुन ही नहीं रहे आपकी बात। हस्तक्षेप करने हम देंगे नहीं। मत सुनो, मेरा तो काम कहने का है। आप हाथ मिलाने की बात करते हो, तुम तो गले पड़ रहे हो बीजेपी के। अपने अवसर
अवसर में कहा करें, अपने अवसर में पूछा करें, दूसरों के अवसर में हस्तक्षेप नहीं। लेकिन महिमा जी अगर आप हाथ मिलाने की बात करेंगी, महिमा जी अगर आप हाथ मिलाने की बात करेंगी तो जब 31 सीटें आपको मिली थी, 40 सीटें बीजेपी को मिली थी, 10 सीटें जेजेपी को मिली थी, तो हाथ तो आपने भी जेजेपी से मिलाने की पूरी कोशिश की थी, किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ से सरकार बन जाए। दाल गली नहीं, वो बात अलग है। राजनीति के जो दांवपेच, प्रैक्टिकल जो सही दांवपेच हैं, जो देखिए जनता ने भाजपा की सीटों में घटाव किया था, उस समय घटी थी भाजपा की सीटें, कांग्रेस को बढ़त मिली थी, एक नई पार्टी बनी थी उसको बढ़त मिली थी। गठबंधन लोकतंत्र में कोई नई बात नहीं है, गठबंधन लोकतंत्र का एक पहलू जरूर है और उसको एथिकल तरीके से, उसको जनता के साथ सामंजस्य बैठाते हुए, उसको जनता की आवाज को सुनते हुए कोई पार्टियां करते हैं जो जिनकी विचारधाराएं एक जैसी हैं या जो एक दिशा में कार्य करना चाहती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे कि जो उस समय देखा गया और जो आज प्रत्यक्ष भी है, देखिए जिसको जो कहना है वो कहेगा, लेकिन आज वक्त की कसौटी पे इस देश के अंदर एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा खड़ी है, एक सदी के बाद भी खड़ी है। कांग्रेस विचारधारा है कोई? वो पार्टी सामने है, आप कांग्रेस को विचारधारा जिससे जो कहना है वो तो कहना है, लोकतंत्र है, कहना भी कांग्रेस के साथ विचारधारा के साथ कांग्रेस को जोड़ा ही नहीं जा सकता। और तानाशाही दुनिया के किसी साहित्य में शब्द के साथ दोनों चीजें जुड़ेंगी नहीं। जवाब दे देगा। बीच में बोलते रहने की संस्कृति, अनुशासनहीनता की संस्कृति जिन पार्टियों की है और आज घमंड का कहना है, इसीलिए आप यहाँ तक बैठे हैं। उनको जनता क्या जवाब देगी वो वक्त बताएगा। और हमारे मुस्कुराने से भी अभी आज लोगों को तकलीफ है, हमारे लिए खूब मुस्कुराइए, आप अपनी स्थिति पर खूब मुस्कुराइए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। और मैं विनय चौधरी जी को कहूंगा कि उनको मुस्कुराने से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। कांग्रेस अपनी स्थिति पर हंसती रहे तो इससे बढ़िया और अवसर क्या मिलेगा हम सबको। ये तो स्कूल में सिखाया गया था कि बीच में नहीं बोलना चाहिए दूसरों के स्तर के, अनुशासन तो ठीक है, हमें सीखने की आदत नहीं है। ठीक है महिमा जी, क्योंकि देखिए समय अब ज्यादा बचा नहीं है और हम चाहते हैं कि फिर से हम प्रैक्टिकल लौटेंगे। हम इस बात से नहीं, हमारा अपना विषय हम अपना बोलेंगे, ये आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। सुन रही हूँ और किसी का हस्तक्षेप बिल्कुल गवारा नहीं है। हाँ ठीक है, आप पूछिएगा। नहीं है तो आप डिबेट पर आए मत करो, आप कह दो उनको। मैं आ रहा हूँ सतव्रत जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। बिल्कुल ये बात नहीं, आप समय किसी के पास है। देखिए समय खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। जी जल्दी से। भाजपा से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए इस देश के नागरिकों को और दूसरी पार्टियों को। हम चर्चा में जाएं या न जाएं, आपका बस चलता तो भाजपा इस पर भी नियंत्रण करने की कोशिश कर भी रही है। विवेक जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, आ रहा हूं मैं आपके पास, आप दोनों के पास। अमित जी मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि पंजाब और राजस्थान में कितनी फसलों पे एमएसपी देने का काम आप लोग कर रहे हैं। नहीं इसको लेकर तो विवेक जी इसको लेकर कई बार हम डिबेट कर चुके हैं सर, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हम चर्चा करें, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम ट्रैक पर फिर से लौटें, भटकाया जा रहा है, डिबेट ना हो, मुद्दे से तो भटकाया जा रहा है। आप देखिए ना, मंत्रिमंडल के ऊपर बात थी, मंत्रिमंडल के ऊपर बात की कहाँ गई है। मैं मैडम को कहना चाहूंगा, मैडम ने कहा कि रास्ते खुले हैं। मैडम हम तो कांग्रेस नाम के घास के पास से गुजरना पसंद नहीं करते, आप तो पार्टी की बात कर रहे हो। विवेक जी अब ये बताइए, कहीं ना कहीं मैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात आप ही कर रहे थे ना आप विवेक जी, आपने कहा ना कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये सरकार चल रही है। तो देखिए जो एक और सबसे बड़ा वादा था, जो 75% आरक्षण का जो वादा था, वो तो पूरा कर चुके हैं आप, लेकिन एक और है बड़ा वादा जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? बुढ़ापा पेंशन। शर्मा जी अभी शास्त्री जी ने भी बहुत अच्छे से जवाब दिया और मैं भी वही जवाब है। अगर ये जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर हम वादा लेके आए हैं और जिस दिन हम दोबारा चुनाव में जाएंगे उस दिन जितनी हमने पेंशन कही है उतनी ही होगी। अगर हमारी जेजेपी की सरकार इंडिपेंडेंट बनती, जेजेपी की अगर अकेले सरकार बनती तो पहले दिन हमने कहा था कि 5100 रुपए पेंशन करने का काम करें। आज हम गठबंधन में, गठबंधन धर्म को निभाते हुए जिस दिन हम चुनाव में जाएंगे उस दिन 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन होगी। पर मैं जब आप अपने बूथ आएंगे कंप्लीट नहीं, मैं अपनी बात को कंप्लीट करना चाहूंगा अमित जी। जल्दी से। मैडम ने बहुत अच्छे से कहा कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी, कांग्रेस थी। मैडम कांग्रेस जमानत जब्त कराने के बाद भी दूसरे की जीत पे क्यों खुश हो रही है, आप अपने ऊपर देखिए। आज कहीं ना कहीं इलाहाबाद में समय कम है विवेक जी, सतरत जी जल्दी से 10 सेकंड का वक्त है आपके पास। सतरत जी
मैं कहता हूं कि आज कहीं ना कांग्रेस कहीं इसी आप प्रकार अपनी अपनी गलतियों पर हंसती जो रहे कार्यकलाप हैं और उनको ऊपर वो विचार मुस्कुराती रहे, कीजिए, दूसरे क्या के, कांग्रेस करने का काम कर दूसरे रही के है। चलिए, मेरे पास समय की शादियों में कमी है। नाचने का जो लोग सतत काम जी, करते हैं, वो काम केवल सतव्रत जी, कांग्रेस मेरे का पास रह समय की गया। कमी है। और मुबारक शुक्रिया आपका महिमा जी, आपका हम अपना विवेक चौधरी जी, काम आपका भी देश को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, अपनी अपनी राय रखने के लिए। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, यानी कि जो कयास पिछले कई महीनों से, कई दिनों से लगाए जा रहे थे, अब उन सब पर विराम लगाते हुए देवेंद्र सिंह बबली जेजेपी कोटे से और बीजेपी कोटे से कमल गुप्ता मंत्री बन चुके हैं। इंतजार अब इस बात का है कि इन दोनों को कौन से विभाग मिलता है, यानी कि कौन सा मंत्रालय इनको सौंपा जाता है। जो भी इसमें अपडेट होगी, जो भी जानकारी हमें मिलेगी, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल मसला में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए